नमस्कार, मंत्रालय में आपका स्वागत है। इन दिनों आप देख रहे होंगे चुनावी माहौल चल रहा है और चुनावी माहौल के बीच में चुनावी हलफनामे दायर हो रहे हैं और दायर हलफनामों के बीच में कुछ चीज़ें रोचक-रोचक निकल के आ रही हैं। कुछ लोगों के पास में संपत्तियाँ बद बढ़ गई हैं, किसी के पास प्लॉट बढ़ गए हैं, किसी के पास पिछली बार गाड़ी नहीं थी, इस बार गाड़ी आ गई है। लेकिन एक हलफनामा ऐसा दायर हुआ कि 2018 के अंदर उस व्यक्ति के पास में 1 पत्नी थी और 2023 के अंदर यानी पिछले 5 सालों में उसके दूसरी पत्नी यानी 2 पत्नी हो गई हैं। डबल, पत्नी डबल। मैंने बहुत जगह पर देखा है, आपने भी देखा होगा कि संपत्ति डबल हो जाती है, ज़मीनों के भाव बढ़ जाते हैं, तो पैसे डबल हो जाते हैं, चीज़ें डबल हो जाती है। लेकिन हमारे माननीय विधायक के घर में 1 पत्नी 2018 में थी, 2023 में 2 पत्नी हो गई हैं, मुबारक हो। बिना किसी मतलब पूर्व पत्नी को तलाक दिए, दोनों पत्नियाँ साथ रह रही हैं, ऐसा विधायक के हलफनामे में दायर हुआ है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये सब चीज़ें कि जो जयपुर की राजनीति है, जो जयपुर की जो 8 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, उनकी जो राजनीति है जिसमें हवा महल है, झोटवाड़ा है, किशनपोल है, मालवीय नगर है, विधायक नगर है, विद्याधर नगर है, सिविल लाइन्स है, आदर्श नगर है और सांगानेर है। ये जो 8 विधानसभाओं की जो राजनीति है, ये कहीं न कहीं अब वोट बैंक में ध्रुवीकरण पर नज़र हो रही है। ध्रुवीकरण होता जा रहा है इनका राजनीति के हिसाब से। क्योंकि इस तरीके से फ्लोट हुई है कि जो मैं आपको बता रहा था कि किशनपोल जो विधायक हैं अमीन कागजी, इनके 2 पत्नियाँ हैं। अब इस समय एक हिंदू पत्नी है और एक मुस्लिम पत्नी है। मतलब एक इन्होंने पहले मुस्लिम पत्नी इनकी अपने धर्म में शादी करी थी, फिर बाद में इन्होंने उसको तलाक दिए बिना दूसरी एक पत्नी जो हिंदू थी उनसे भी इनकी शादी हुई है। बीच में चर्चे भी काफ़ी हुए थे, लेकिन चुनावी हलफनामे में स्पष्ट हो गया है कि इनके 2 पत्नी हैं। तो जयपुर की राजनीति के अंदर क्या है कि बहुत छोटी-छोटी बातें बहुत बड़ा-बड़ा रूप लेती हैं। आज अमित शाह नागौर आए थे और नागौर के अंदर उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कही कि कन्हैया लाल हत्याकांड हुआ था, बहुत बेरहमी से उदयपुर के अंदर कन्हैया लाल का गला रेत के हत्या कर दी थी। उसके अंदर जो एक विशेष धर्म के लोग शामिल थे, उनको उनके ऊपर मतलब अशोक गहलोत ने मेहरबानी करी या उनके ऊपर मतलब उनको लिबर्लिटी दी। इस तरीके की बात आज अमित शाह देश के गृह मंत्री ने नागौर में राजस्थान में कही है। यानी कि वोटों का ध्रुवीकरण चल रहा है, धीरे-धीरे करके आगे बढ़ेंगे क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हवा महल सीट जिसके ऊपर महेश जोशी पिछली बार थे, तो महेश जोशी के साथ में भी एक समस्या ये आई कि महेश जोशी ने भी वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश करी और कभी वो हिंदू नज़र आए और मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति उनकी रही। चूँकि हवा महल क्षेत्र के अंदर काफ़ी मुस्लिम आते थे और मुस्लिमों की वजह से वो जीत के आए थे। लेकिन उनकी बेटे की एक शर्मनाक हरकत ने मुस्लिमों को उनसे दूर कर दिया। जल जीवन मिशन के अंदर घोटाले ने उनके ऊपर करप्शन के आरोप लगा दिए और बहुत सारी चीजें आलाकमान की बात नहीं मानने से उनका टिकट कट गया। तो बहुत विश्वास पात्र होने के बावजूद अशोक गहलोत के महेश जोशी आउट हो गए। उनके सामने अब उसी सीट के ऊपर आर तिवारी जो कांग्रेस के हैं, जिलाध्यक्ष अभी अभी बने हैं, बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को जिलाध्यक्ष का पद के लिए तैयार किया और कांग्रेस आलाकमान ने उनको तुरंत क्या कहते हैं टिकट दे करके उपकृत कर दिया और उनके सामने बाल मुकुंदाचार्य आ रहे हैं। बाल मुकुंदाचार्य हिंदुत्व चेहरा है, बिल्कुल सीधा सीधा हिंदूवादी चेहरा है कांग्रेस का, वो सॉरी भारतीय जनता पार्टी का। और इसलिए उतारा गया है कि वो 4 दीवारी के अंदर एक संगठित कर सके इस वोट बैंक को। एक अगर ये वोट बैंक एक साथ आता है, क्योंकि इससे पहले 4 दीवारी के अंदर अगर आपने देखा हो तो एक घटना हुई थी। इकबाल नाम के व्यक्ति की हत्या हो गई थी वहां पर और उसके ऊपर 2 घंटे के अंदर अंदर कांग्रेस सरकार ने 2 घंटे के अंदर अंदर उसको 50 लाख रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी, एक डेयरी बूथ तुरंत अलॉट कर दिया था। इन 2 एमएलए जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, अमीन कागजी और रफीक खान के कहने पर सीएम ने अलॉट कर दिया था। तो यही बात सामने आई थी कि जो कांग्रेस पार्टी है, जो अशोक गहलोत है, ये मुस्लिम कम्युनिटी के प्रति नरम रवैया अपनाते हैं और यही बात हमेशा से बीजेपी कहती आई है कि कांग्रेस इस तरीके की राजनीति करती है कि अगर हिंदू मारा जाता है तो उसको उतनी सपोर्ट, उनकी सहायता नहीं मिलती जितना मुस्लिम, तो उसको तत्काल दे दी जाती है। यानी इकबाल और बाबूलाल में बहुत फर्क कांग्रेस सरकार करती है और यही नारा इस 4 दीवारी के अंदर अब चल रहा है। इसी के चक्कर में
अमीन कागजी लपेटे में आ गए हैं, जिन्होंने कहा है कि उनके 2 पत्नी हैं, तो उससे जो उनका हिंदू वोट बैंक था, क्योंकि एक हिंदू पत्नी उन्होंने रख ली है, तो वो भी एक नाराज़ हुआ है। बहुत बड़ी मात्रा के अंदर वहाँ पर आते हैं, हिंदू इनके कम्युनिटी के अंदर हैं। बाल मुकुंदाचार्य चूँकि हवा महल से आए हैं, तो वो भी वोटों के ध्रुवीकरण के लिए आ रहे हैं। इसी तरीके से सिविल लाइन्स के साथ में एक गोपाल शर्मा जो पत्रकार हैं, बड़े उनको भी मौका दिया गया है। वो भी एक आप ये मान के चलिए कि हिंदूवादी चेहरा ही है, हालाँकि तटस्थ चेहरा है, सबके लिए चेहरा है, लेकिन गोपाल शर्मा संघ प्रिय हैं, संघ के बहुत प्रिय हैं और संघ की वजह से उन्हें पहले सांगानेर से टिकट देने की बात चल रही थी, लेकिन बाद में उन्हें शिफ्ट करके प्रताप सिंह खाचरियावास के सामने। तो यहाँ भी प्रताप सिंह के वोट बैंक में भी क्या है कि मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू, तो वो भी एक करने की कोशिश है प्रताप सिंह की तरफ कि इस वोट बैंक को बांटा जाए और कंट्रोल करके एक साथ वोट हिंदुओं के एक तरफा डलवाए जाएं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया हवा महल पर ये चीज़ चल रही है, किशनपोल पर ये चीज़ चल रही है, सिविल लाइन्स पर ये चीज़ चल रही है। विद्याधर नगर के अंदर दिया कुमारी को उतारा गया है, एक बड़ा चेहरा बीजेपी की तरफ से, उनके सामने सीताराम अग्रवाल जो मंगला सरिया के नाम से ऐसा सुना है कि अपनी फर्म चलाते हैं, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं, लेकिन जो उन्होंने मेहनत करी थी पिछली बार और लगातार 5 साल से मेहनत करी थी, तो बीजेपी ने एक साथ जो है दिया कुमारी को उतार करके पशुपेश में डाल दिया है, क्योंकि दिया कुमारी एक बड़ा चेहरा है, राजघराने का चेहरा है, हमेशा से जिताऊ चेहरा है और एक ऐसा लगता है, और दिया कुमारी एक फेस भी है कि जो सीएम की रेस में है। आदर्श नगर से रफीक खान और रवि नैयर के बीच में कंपटीशन है, तो इसमें भी रफीक खान के साथ में क्या है, रफीक खान ने पिछले 5 सालों के अंदर अपनी कौम के लिए बहुत कुछ किया, बाकी की जो बिरादरियां थी, बाकी के जो लोग थे, उनके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं किया। इस कारण से जो दूसरे जाति धर्म के लोग हैं, वो संगठित होकर के रवि नैयर के पक्ष में वोटिंग कर सकते हैं, ऐसा अनुमान है। धीरे-धीरे करके मैं कह रहा हूँ आपसे कि जयपुर की चारदीवारी के अंदर इस तरीके की कास्टिज़्म होगी, इस तरह से होगा। सांगानेर से भाजपा ने भजनलाल शर्मा और पुष्पेंद्र भारद्वाज कांग्रेस से हैं। पुष्पेंद्र भारद्वाज ने काफ़ी मेहनत करी है, भजनलाल शर्मा आउटसाइडर हैं, लेकिन सांगानेर के अंदर क्या है, काफ़ी वोट बैंक जो है वो संघ ये आपके बीजेपी समर्थित भी है, लेकिन इस समय चूंकि भजनलाल शर्मा आउटर है और अशोक लाहौटी का टिकट काट करके उनको मिला है, तो इसका पुष्पेंद्र को फायदा मिल रहा है और मिलेगा भी, और पुष्पेंद्र ने मेहनत भी की है, तो संभवतः पुष्पेंद्र सीट निकाल सकते हैं। मालवीय नगर के अंदर अर्चना शर्मा का मुकाबला कालीचरण सर्राफ से है। एक टैगलाइन चल रही है कि अर्चना इस बार भ्रष्ट को हराओ, अर्चना को जिताओ, इस तरीके से, यानी कालीचरण के चेहरे को, कालीचरण को एक भ्रष्टाचारी के रूप में पेश करने की कोशिश की गई है। हालांकि वो लगातार 3 बार के विधायक हैं, चौथी बार मैदान में आए हैं, पिछली 2 बार से अर्चना हार चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक इस तरीके की चीजें की जा रही हैं। और एक झोटवाड़ा से लालचंद कटारिया ने तो लड़ने से मना ही कर दिया। जैसे ही राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का नाम आया, उन्होंने तो बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए कि मैं तो झोटवाड़ा से लड़ूंगा ही नहीं, यानी कि उनको तो पता ही था कि उनकी जो सीट है वो खतरे में है और वो चुनाव हार जाएंगे, और चुनाव के अंदर 2-5 करोड़ रुपए तो खर्च होते ही हैं, तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं तो 2-5 करोड़ रुपए बचा लिए अपने। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो कमोबेश पूरी जो सीटें हैं, इसमें से बहुत ज्यादा नहीं, 1-2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही हैं, बाकी की सीटें सारी की सारी ध्रुवीकरण में नजर आ रही हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ध्रुवीकरण की राजनीति के मास्टर लोग भी जो है बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। सर्व ब्राह्मण महासभा के सुरेश मिश्रा जा चुके हैं, ज्योति खंडेलवाल बीजेपी में जा चुकी है, जो सुषमा पायलट के समर्थक थे, दोनों ही कांग्रेसी थे, निष्ठावान थे, लेकिन इनको कोई फायदा नहीं हुआ, तो इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। और संपत्तियों की तो बात आप और जगह देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, लेकिन अमीन कागजी के की संपत्ति में कोई इजाफा हुआ हो या नहीं हुआ हो, उनके घर में एक पत्नी के अलावा दूसरी पत्नी का इजाफा 5 साल में हो गया है। नमस्कार।